गुप्त साम्राज्य यानी भारत का स्वर्ण युग। लेकिन जब वो युग खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? चारों तरफ एक राजनीतिक खालीपन था, एक अनिश्चितता का माहौल। पर इसी उथल-पुथल के बीच से एक ऐसा शासक उभरा जिसने उत्तर भारत को फिर से एक करने का सपना देखा। तो चलिए सम्राट हर्षवर्धन के इस कमाल के दौर को और करीब से समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? सोचिए, जब एक इतनी बड़ी शक्ति ढह जाती है तो एक वैक्यूम बन जाता है, एक खालीपन। और गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में जो खालीपन पैदा हुआ उसने पूरे उपमहाद्वीप में एक तरह की अफरा तफरी मचा दी थी। जैसे ही गुप्तों की पकड़ ढीली पड़ी, मानो छोटे छोटे राज्य मशरूम की तरह उगने लगे। एकता की जगह कह सकते हैं हर तरफ अराजकता थी और हर कोई सत्ता पाने की होड़ में लगा हुआ था। और इसी माहौल से हमारी कहानी का हीरो निकलता है। हर्षवर्धन का राजा बनना। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। ये कोई जश्न वाला राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि ये तो संकट और एक बड़ी त्रासदी के बीच से पैदा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, एक के बाद एक 3 बड़े झटके। पहले पिता का साया सिर से उठ गया, फिर बड़े भाई को धोखे से मार दिया गया और उसके ठीक बाद बहन को बंदी बना लिया गया। पूरा का पूरा राज परिवार और राज्य बिखरने की कगार पर था। अब ऐसे में बागडोर कौन संभालेगा? और इन मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी उठाई सिर्फ 16 साल के एक लड़के ने, हर्षवर्धन ने। मतलब सोचिए, 16 साल। जिस उम्र में दुनिया की समझ बन रही होती है, उस उम्र में उन्हें एक टूटते हुए राज्य को जोड़ना था और अपने परिवार की रक्षा करनी थी। ये तो किसी भी अनुभवी शासक के लिए एक नामुमकिन सा काम लगता। तो सवाल ये है कि इतने सालों बाद हमें ये सब इतनी डिटेल में पता कैसे है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। समझिए कि हमारे पास 3 अलग-अलग कैमरे हैं जो उस जमाने को दिखा रहे हैं। पहला, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की हर्षचरित, यानी एक इनसाइडर का व्यू। दूसरा, चीनी यात्री हुइनसांग के लिखे नोट्स जो एक बाहरी आदमी की आंखों से सब देख रहे थे। और तीसरा, सबसे मजेदार, उनके कट्टर दुश्मन पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। जब इन तीनों को साथ में रखकर पढ़ते हैं ना, तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। तो ठीक है, एक 16 साल का लड़का जिसके परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी, वो इन हालात से निकलकर आखिर उत्तर का स्वामी बना कैसे? आइए देखते हैं ये सफर। हर्ष का पहला काम बदला लेना नहीं था। नहीं, उनका पहला कदम था अपनी बहन को बचाना। इसके बाद उन्होंने एक जीनियस मूव चला, अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गए, जो उस वक्त का एक स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट था। और बस यहीं से शुरू हुआ जीत का वो सिलसिला जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। उनकी कामयाबी इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें एक उपाधि दी गई, सकुलोत्तरा पथनाथ। इसका मतलब है पूरे उत्तर भारत का स्वामी। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि उत्तर भारत में अब सिर्फ एक ही शक्ति है और वो है हर्षवर्धन। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तो आना ही था। हर महान विजेता को किसी न किसी ऐसी दीवार का सामना करना पड़ता है जिसे वो तोड़ नहीं पाता। उत्तर तो जीत लिया, पर जब हर्ष ने दक्षिण की तरफ देखा तो वहां नर्मदा नदी के किनारे उनका इंतजार कोई और ही कर रहा था। ये एक क्लैश ऑफ टाइटन्स था। एक तरफ उत्तर भारत का स्वामी हर्षवर्धन, तो दूसरी तरफ दक्कन का सबसे बड़ा पावर, चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय। ये उस दौर के भारत के 2 सबसे शक्तिशाली सम्राटों के बीच की सीधी टक्कर थी। और नतीजा? नतीजा हमें उनके दुश्मन के रिकॉर्ड से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में बड़े ही काव्यात्मक अंदाज में लिखा है कि नर्मदा के तट पर हर्ष का हर्ष, यानी उसकी सारी खुशी, उसकी जीत का नशा, सब धुल गया। इस एक हार ने हमेशा के लिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा तय कर दी। लेकिन एक राजा की पहचान सिर्फ उसकी जीत और हार से नहीं होती, है ना? हर्ष सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी कलम, उनकी आस्था और कला को दिए गए उनके संरक्षण में छिपा है। हर्ष धार्मिक तौर पे बहुत ओपन माइंडेड थे। शुरू में वो शिव के उपासक थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव हुआ। और ये महामोक्ष परिषद वाली बात तो कमाल ही है। सोचिए, एक राजा जो हर 5 साल में अपनी पूरी जमा पूंजी, सब कुछ गरीबों और विद्वानों में बांट लेता था। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर्ष सिर्फ कला के संरक्षक नहीं थे, वो खुद एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे, एक कमाल के लेखक। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे फेमस संस्कृत नाटक खुद लिखे। और हाँ, उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय को भी उनका पूरा सपोर्ट था। तो हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है, हर्षवर्धन की कहानी का भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने इतनी मेहनत से जो साम्राज्य खड़ा किया था, क्या वो उनके जाने के बाद टिक पाया? और यही इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। हर्षवर्धन ने जिस एकता को इतनी मुश्किल से बनाया था, वो सिर्फ उन्हीं तक थी। वो उन्हीं के साथ खत्म हो गई। उनकी मौत के बाद उत्तर भारत एक बार फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। उनका बनाया हुआ एम्पायर एक तरह से एक वन मैन शो था, जो उनके जाने के बाद टिक नहीं सका। और यहीं पर हर्षवर्धन की कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। एक महान इंसान एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है, पर एक स्थायी विरासत बनाने के लिए सिर्फ उस इंसान की महानता काफ़ी नहीं होती। उसके लिए मजबूत सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है, जो उसके जाने के बाद भी टिके रहें। शक्ति और विरासत के बीच का ये जो बैलेंस है, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।